बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस। पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने कौटिल्य पे बात की थी। प्राचीन विचारकों में अपने कौटिल्य के राजनीतिक विचार हम लोगों ने देखे। इस क्लास में हम लोग कौटिल्य के वैदेशिक संबंधों की बात कर रहे हैं। वैदेशिक संबंध का मैंने टॉपिक इसलिए लिया ताकि आपका एक जो थिंकर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वैदेशिक संबंधों की जब हम कौटिल्य की बात करेंगे, वैदेशिक संबंध जैसे कि जब बाहरी राज्यों के साथ एक राज्य जब संबंध बताएगा, है ना, तो उसके लिए जो कौटिल्य ने बताया है कि बाहरी राज्यों के साथ संबंध बताने के लिए राजा को किन नीतियों का अनुसरण करना पड़ता है। तो अर्थशास्त्र का जो छठा अधिकरण है, अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण के अंदर कौटिल्य ने अपने वैदेशिक संबंध संबंधी विचार दिए हैं। कौटिल्य ने वैदेशिक संबंधों को दो भागों में बांटा है। ये चार्ट मैंने पहले से बना दिया है ताकि क्लास अपनी बहुत लंबी नहीं होगी और मैं आपको उसको अच्छे से समझा पाऊंगी। कौटिल्य ने वैदेशिक संबंधों को दो सिद्धांतों के आधार में बताया है। पहला है मंडल सिद्धांत, दूसरा है षाटगुण्य नीति। ठीक है, कौटिल्य ने जो मंडल सिद्धांत बताया है, इसके अंदर उसने बताया है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कैसे संबंध बनाएगा। इस सिद्धांत के अंदर उसने इस बात को बताया है। और षाटगुण्य नीति के अंदर उसने इस बात को प्रतिपादित किया है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जो संबंध बना रहा है उसके लिए वो कैसे व्यवहार करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मंडल सिद्धांत की। मंडल सिद्धांत जैसे कि मैंने चार्ट बनाया है, इसके अंदर देखिए कि इसके सेंटर के अंदर जो राज्य होता है वो कौन सा होता है, विजिगीषु राजा। कौन सा राजा होता है, विजिगीषु राजा। यानी विजय की इच्छा रखने वाला जो राजा होता है, जो केंद्र के अंदर राजा होता है, वो कौन सा कहलाता है, विजिगीषु राजा। विजिगीषु राजा की सीमा से लगा हुआ जो राज्य है वो कौन सा राज्य कहलाता है, अरिराज्य। कौन सा राज्य कहलाता है, अरिराज्य, जो कि विजिगीषु की सीमा से लगा हुआ है। तो ये विजिगीषु का क्या होता है, शत्रु होता है और शत्रु राज्य होता है। अरि की सीमा से जो लगा हुआ राज्य है वो कौन सा राज्य आ जाता है, मित्र राज्य, जो कि विजिगीषु का तो क्या होगा, मित्र होगा, और अरि का क्या होगा, अरि का शत्रु होगा। ठीक है, सीमा से लगा हुआ राज्य उसने क्या बताया है, वो शत्रु होता है। फिर मित्र राज्य की सीमा से लगा हुआ क्या होगा, अरि मित्र, जो कि अरि राज्य यानी जो विजिगीषु का जो शत्रु था उसका तो वो क्या है, मित्र है ना, और विजिगीषु का क्या है, ये शत्रु है। फिर है मित्र राज्य, जो कि मित्र का क्या है, मित्र है, और इसी तरह से अरि मित्र यानी अरि मित्र का भी क्या होगा, ये मित्र होगा। ठीक इसी तरह से इसने अपनी पीठ पीछे के जो बताए हैं कि जो विजिगीषु राजा के जो पीछे की तरफ जो राजा होगा, राज्य होगा, वो होगा पाशीन ग्रह। पाशीन ग्रह यानी राजा की सीमा के पीठ के पीछे का क्या होगा, ये शत्रु होगा। फिर उसके पास होगा आक्रांत, है ना, जो कि पीठ का मित्र यानी विजिगीषु राजा का जो है ना, जो शत्रु है उसका क्या होगा, ये मित्र होगा। फिर पाशीन ग्रह शायद यानी पीठ के शत्रु का क्या होगा, मित्र होगा। फिर आक्रांत यानी जो ये आक्रांत पीठ के मित्र का क्या होगा, ये मित्र होगा। इसके अलावा उसने बात की है मध्यम राज्य की। किसने बात की है, कौटिल्य ने बात की है, जो कि एक ऐसा राज्य होगा जो कि विजिगीषु और अरि दोनों राज्यों की क्या होगा, सीमा से लगा हुआ होगा, और दोनों को हर प्रकार के तरह से वो क्या करेगा, सहायता में उनको समर्थ होगा, सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। उदासीन राज्य की जो बात की है, जो कि विजिगीषु, अरि और मध्यम, इन तीनों राज्यों की ही सीमा से क्या होगा, पूरी तरह से परे होगा। ठीक है, तो इस तरह से कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंदर मंडल सिद्धांत देते हुए ये बताने का संकेत किया है कि राजा को जब राज्य का संचालन करने के लिए अपनी जो नीति और जो योजना बनानी है उसमें उसको किस तरह से कार्य करना है। ठीक है, अभी जैसे आपने रामायण देखी है ना, अभी जब रामायण चल रही थी तो रामायण के अंदर देखा जब राम ने लंका पर चढ़ाई की तो उससे पहले उसने उसको पूरी तरह से एक नीति बनाई, एक योजना बनाई, और बाद में उसने क्या किया, उसको सफलता भी प्राप्त हुई। तो इसलिए वो कहता है, कौटिल्य कहता है कि ये राजा तो एक नीति और योजना बनाकर फिर क्या करेगा, वैदेशिक संबंधों का क्या करेगा, संचालन करेगा। दूसरा उदाहरण आप लें, आज हमारे जो भारत है उसकी जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान से भी लगती है और चीन से भी लगती हैं, और उनके अंदर आपस में क्या होता रहता है, मतभेद भी होता रहता है। इसी तरह से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संदर्भ में देख सकते हैं। यद्यपि ये बात अलग है कि ये सैद्धांतिक बातें हैं, व्यवहार के आधार पर देखा जाए तो सीमाओं के आधार पर ऐसे संबंध निर्धारित नहीं होते हैं, लेकिन कौटिल्य ने फिर भी इसके आधार पर संबंधों का निर्धारण करने की बात की है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका मंडल सिद्धांत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी षाटगुण्य नीति, जो कौटिल्य ने दी है, षाटगुण्य नीति। अब षाटगुण्य नीति के भी इसने 6 अंग बताए हैं कौटिल्य ने। ठीक है, 6 इसके बताए हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा है कि
सबसे पहले उसने क्या बताया कि राजा यानी तू दूसरे राज्य के साथ जो संबंध व्यवहार बना रहा है उसके अंदर तू क्या कर, इसके अंदर संधि कर। संधि दो राज्यों के बीच में होगी। कब होगी? जब राजा शत्रु की शक्ति को क्या करेगा, नष्ट करना चाहेगा और स्वयं को क्या बताना चाहेगा, बलशाली बनाएगा, तो राजा क्या करेगा, संधि करेगा। ठीक है। दूसरी बात उसने कही है विग्रह। विग्रह का मतलब होता है युद्ध, है ना। राजा युद्ध कब करेगा? जब वो देखेगा कि शत्रु तो क्या है, निर्बल है, और वो खुद को पा रहा है कि वो खुद हर तरह से क्या हो गया है, शक्तिशाली कर रहा है, शक्तिशाली है, तो वो क्या करेगा, विग्रह करेगा। तीसरा संधि विग्रह, फिर तीसरा आ जाएगा यान। यान का मतलब हो गया हमारा वास्तविक आक्रमण। इसमें आप ये भी एक तरह से विग्रह और यान एक ही बात है। ठीक है। इन दोनों में केवल किसका अंतर है, केवल स्तर का अंतर है। ठीक है। फिर है आसन। इसके अंदर वो कहता है कि राजा क्या रहेगा, पूरी तरह से तटस्थ रहेगा। ठीक है। ना तो किसी के राज्य के साथ जाकर मिलेगा, यानी पूरी तरह से तटस्थ रहता हुआ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, शक्ति अर्जित करता रहेगा। ठीक है। फिर क्या रहेगा, संश्रय। इसके अंदर कहा है कि जो राजा है, जब उसे लगा कि वो नहीं जीत रहा है, तो वो जाके शत्रु राज्य के साथ क्या करेगा, उसके आश्रय में चला जाएगा। और फिर नेक्स्ट उसने जो बताया है, वो बताया है द्वैती भाव, यानी राजा दो भाव अपनाएगा, यानी एक राज्य के साथ तो क्या करेगा, मित्र करेगा, दूसरे राज्य के साथ क्या करेगा, युद्ध करेगा। और इस शार्दूल नीति को प्राप्त करने के लिए वो 4 उपायों की भी बात करता है। कौन कौन से क्या बात करते हैं? साम यानी समझा बुझा कर। ठीक है। दाम यानी कीमत देकर, प्रलोभन देकर। ठीक है। साम दाम, भेद यानी उसके साथ छल कपटता के द्वारा। और उसके बाद दंड, और दंड को यानी उसको जब साम दाम भेद से काम नहीं चल रहा है तो वो क्या करेगा, भेद को अपनाएगा। ठीक है। तो ये है इसका कौटिल्य के वैदेशिक संबंध। ये वैदेशिक संबंध आपके मनु के अंदर भी काम आएंगे और आपके शुक्र के अंदर भी यही बात है, उसी के अंदर आप उसको बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट जैसे कोई भी प्रश्न आ जाता है कौटिल्य का, फिर आप उसके बाद उसकी देन बताएंगी, कौटिल्य की क्या देन है, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को कितने प्रासंगिक है आज, और ये सारी बातें आप बताएंगी। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा कौटिल्य आपका पूरा हो जाता है। आज मैं 5 मिनट और मैं आपको एक टिंकर और जैसे परिचय वगैरह एक प्रश्न को स्टार्ट करना मैं बताती हूँ आपको। आज हम जो एक और टिंकर लेना चाह रहे हैं वो है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का मैं आपको थोड़ा सा परिचय समझा देती हूँ। तो परिचय समझाने से आप दयानंद सरस्वती में सेकेंड यूनिट का टॉपिक है ये, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस पर यदि कोई टॉपिक आता है तो आप उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, देखिए जिस तरह से राजा राम मोहन राय जो है वो पुनर्जागरण का मसीहा कहलाते हैं और आधुनिक जो भारत जो है उसके प्रथम पुरुष कहलाते हैं। उन्होंने अंग्रेजी का समर्थन किया था और अंग्रेजी को साथ लेते हुए उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म में काफ़ी सुधार भी किए थे। तो वैसे ही एक अलग ही व्यक्तित्व स्वामी दयानंद सरस्वती भी है। इन्होंने जो नारा दिया वो वेदों की और लोटों का नारा दिया है ना, और हिंदी और संस्कृत का इन्होंने समर्थन किया, अंग्रेजी का इन्होंने समर्थन नहीं किया। इनको मार्टिन लूथर भी कहते हैं, है ना, किसको कहते हैं, दयानंद सरस्वती को। और जब हमारा जो अंग्रेजी शासन से हमारा जो भारतीय समाज है वो पूरी तरह से लड़खड़ा रहा था, उस समय हिंदुओं को जो उठाने का जो कार्य है वो किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। अब इनके सबसे पहले जन्म की बात करें, थोड़ा सा इनके बताते हुए अपन बताएंगे। इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, गुजरात में मोरबी के टंकारा प्रांत के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। गुजरात में मोरबी के जो टंकारा प्रांत था उसके अंदर इनका जन्म हुआ था। अब इनका जब जन्म हुआ तो उसके बाद इनका जो नाम था वो सबसे जन्म में बचपन में जो इनका नाम था वो क्या था, मूलशंकर। कट्टर ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे ये, ठीक है। का जो परिवार था वो कट्टर ब्राह्मण परिवार था। इन्होंने 21 वर्ष की आयु के अंदर ही क्या कर दिया था, गृह का त्याग कर दिया था, ठीक है। घर छोड़ दिया था इन्होंने, वैराग्य भाव इनके अंदर आ गया था, इन्होंने क्या किया, कर दिया। और बाद में गृह त्याग करने के बाद ये 2 व्यक्तियों के संपर्क में आए थे। 2 व्यक्तियों के संपर्क में ये आए, 2 व्यक्ति इनके संपर्क में आए थे। सबसे पहले जो व्यक्ति जो इनके संपर्क में आए थे वो थे दंडी स्वामी पूर्णानंद। पहले कौन सा किसके संपर्क में आए, दंडी स्वामी पूर्णानंद। दयानंद सरस्वती पहले इनका नाम मूलशंकर था, दयानंद सरस्वती जो नाम था उनको दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही दिया था इनसे प्रभावित होने के बाद, ठीक है। जो दूसरे जो थे वो थे मथुरा के दूसरे जो थे बिरजानंद, गुरु बिरजानंद के संपर्क में आए थे ये, ठीक है। ये कहाँ के थे, ये मथुरा के थे, मथुरा के बिरजानंद इनके संपर्क में आए। और जो गुरु बिरजानंद थे उन्होंने इनको वेदों की शिक्षा दी
और जब दक्षिणा की जब बात आई गुरु विरजानंद तो इन्होंने दक्षिणा के रूप में क्या मांगा, इन्होंने कहा कि जाओ संपूर्ण भारतवासियों को वेदों का प्रचार करो, संपूर्ण भारतवासियों को वेदों का ज्ञान दो, ठीक है। और फिर वाल्मीकि गए और इन्होंने संपूर्ण भारत के अंदर वेद का प्रचार किया और वेदों की लोटों का इनका क्या है, प्रमुख नारा भी है। ये हिंदी के पूरी तरह से समर्थक थे, हिंदी भाषा का इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया है, समर्थन किया है, ठीक है। हिंदी भाषा का इन्होंने समर्थन किया है। इन्होंने हिंदी भाषा के समर्थन करने के साथ वेदों की उल्लोटों का नारा दिया ही है इन्होंने स्वराज, स्वदेशी, स्वधर्म, ठीक है, यानी स्व से संबंधित कोई भी बात आती है तो वो किसकी है, दयानंद सरस्वती है। इन सब की इन्होंने भी इन सब का प्रचार किया है, इन सब पर बल दिया है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन क्या था, उस समय हिंदू धर्म का परिवर्तन हो रहा था, तो जिन्होंने हिंदू धर्म को परिवर्तित कर दिया था उनको वापस से हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने क्या चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। और नारी जाति के लिए कहें तो नारी जाति के अंदर इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, ठीक है, बहुविवाह का विरोध किया, नारी की शिक्षा का इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से समर्थन किया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इनके जो भी जितने भी इन्होंने सुधार किए उन सब सुधारों को इन्होंने लागू करने के लिए अप्रैल 1875 में, डेट देख लेना कितनी है, अभी ध्यान नहीं है इसमें, तो इन्होंने आर्य समाज की क्या की, स्थापना की। अप्रैल 1875 के अंदर इन्होंने आर्य समाज को स्थापित किया। अब ये जो बनाया है इन्होंने बम्बई के अंदर बनाया, लेकिन बाद में 1877 के अंदर इसका जो मुख्यालय ये कहाँ ले गए, लाहौर में ले गए इन्होंने। लाहौर पहले स्थापना कहाँ की थी, इन्होंने बम्बई के अंदर की थी, फिर बाद में ये कहाँ ले गए, इसका लाहौर के अंदर इसका मुख्यालय ले गए, ठीक है। फिर ये सारा इनका परिचय हो गया। फिर इनकी रचनाएं की बात करें अपन, इनकी रचनाएं क्या क्या थी, इनकी रचनाएं सत्यार्थ प्रकाश, इनकी रचनाओं में जैसे आप कहेंगे क्या है, सत्यार्थ प्रकाश है ना, ऋग्वेदादि भाष्य, ठीक है। वल्लभाचार्य मत का जो इन्होंने खंडन किया है, वल्लभाचार्य मत का इन्होंने खंडन किया है, ठीक है। ऐसे करके इनकी कई किताबें हैं, 4 किताबें आप लोगों को याद करनी है। एक जैसे इनकी एक फेमस किताब वेद भाष्य भूमिका भी, वेद भाष्य भूमिका है, ठीक है। तो ये सारी दयानंद सरस्वती की रूपरेखा है। अब सरस्वती के कोई भी विचार, दयानंद सरस्वती जी के कोई भी विचार आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे सामाजिक विचार है, आर्थिक विचार है, ठीक है। तो ये सारी रूपरेखा बता देंगे, फिर सामाजिक विचारों के बिंदु एक एक करके उसको आप अच्छे से डिटेक्ट करेंगे, फिर बाद में राजनीति विज्ञान को दें और इस तरह से आप उसका पूरा करेंगे। जैसे इसके जो महत्वपूर्ण जो विचार है वो जो आपके पूछे जा सकते हैं वो है, आ सकते हैं राष्ट्रवाद संबंधी विचार। तो राष्ट्रवाद विचारों की तरह बहुत सारे कौन से ले सकती हैं, जैसे व्यक्ति को और सामाजिक चरित्र निर्माण पर इन्होंने बल दिया है, ठीक है। इन्होंने अंधविश्वास और परंपरावाद के विरुद्ध है वो संघर्ष किया है ना, देशी भाषाओं को इन्होंने प्रोत्साहन दिया है, और भी कई कॉन्सेप्ट आप इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती। धन्यवाद।